Hi everyone, this is Manisha Chauhan and welcome back to my channel Education and World Biology। आज हम इस वीडियो के अंदर एमएससी एंट्रेंसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इसको एज अ गाइडेंस वीडियो भी आप लेकर चल सकते हो। अगर आपने बीएससी कर ली है या फिर आप अभी फाइनल ईयर के अंदर हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएससी एंट्रेंसेस जो आपको नेक्स्ट सेशन के लिए देने हैं, देन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग एमएससी एंट्रेंसेस। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है ऑफ अबाउट 40 to 50 एमएससी एंट्रेंसेस, जिसमें सेंट्रलाइज एडमिशन्स के अलावा जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंसेस होते हैं उनको भी एनलिस्ट किया गया है। तो ये जो लिस्ट है इसको तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ पे इसका लिंक मैं अटैच कर दूंगी। बट देन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनको आप ब्रांड मान के चल सकते हो, जैसे कि अगर आपने एम्स से एमएससी किया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से आपकी एमएससी हुई है एंड आपके रिज्यूमे में वो चीज़ एडेड है, देन आपको अल्टीमेटली एक एडवांटेज मिलता है ओवर अदर स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। आप कहीं भी जाओ वहाँ पर ये एडवांटेज आपको मिलेगा। तो ये जो कुछ ब्रांड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनसे रिलेटेड जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो सब हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कौन से एग्ज़ाम्स या कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर जो एमएससी कराते हैं। हम बात करेंगे एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बारे में। देन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। देन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो एडमिशन टेस्ट होता है वो। देन डुएट यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। BHU PET बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। देन CU सेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी एंड उनके एग्ज़ाम्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे हम इस वीडियो में, कौन सी यूनिवर्सिटी में किस एग्ज़ाम के बेसिस पर आपको कौन से कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि सीट्स कितनी अवेलेबल हैं किस यूनिवर्सिटी के अंदर, या फिर कौन से एग्ज़ाम के थ्रू कितनी सीट्स फिल की जाती हैं और वो भी किस यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है वो कब स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा, एग्ज़ाम डेट्स क्या रहती हैं टेंटेटिव ऑन एवरेज जो हर साल का ट्रेंड है उसके हिसाब से एक ड्यूरेशन आपको बताई जाएगी कि एग्ज़ाम डेट्स कब की अनाउंस हो सकती हैं। ठीक है, एंड जो फॉर्म आप फिल करोगे उसका कैटेगरी वाइज क्या कॉस्ट रहता है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो अगर आपको ये पता है कि कौन से एंट्रेंस से किस सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हो, देन आप बेटर एमिंग कर पाओगे। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है और ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सब्जेक्ट को ऑफर कर रही हैं, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को एज अ प्लान ए कंसिडर कर सकते हो, इनको प्रायोरिटी बना सकते हो। और जो बाकी की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस सब्जेक्ट को ऑफर नहीं कर रही है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप उनको प्लान बी में डाल सकते हो, है ना। तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो इंटरेस्ट के बेसिस पे। इसके अलावा अगर आपको सीट्स पता है तो सीट से आपको कंपटीशन का अंदाज़ा हो जाता है, जिसके बेसिस पे आपको पता लगेगा कि आपको किस एग्ज़ाम को प्रायोरिटी देनी है अगेन, एंड कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो कब तक कर लेनी है, फाइनल रिविज़न कब तक आपको कर लेना है, वो सारा आप प्लान कर सकते हो अगर आपको पता है कि एग्ज़ाम कब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोर्सेज़ एंड सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोर्सेज़ के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर लेते हो, वहाँ पे आपकी अच्छी खासी रैंक आ जाती है, तो आपके पास क्या-क्या चॉइसेस हैं। आप एमएससी किस-किस सब्जेक्ट के अंदर कर सकते हो। आप फिजियोलॉजी के अंदर कर सकते हो, बायोकेम के अंदर, ज़ूलॉजी के अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके पास चॉइसेस क्या-क्या आ जाती हैं वो देखेंगे। फिर आ जाती है आपकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन की, सीट्स किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल कितनी है, उसमें से जनरल कितनी है, रिजर्व कितनी है, रिजर्व की भी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में। जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ये ऑफर कर रहा है वो एमएससी नर्सिंग है, एमएससी है एंड एम बायोटेक्नोलॉजी है। यानी कि अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स करनी है तो आप एम्स से कर सकते हो। ठीक है, एमएससी अगर आपको करनी है तो आपके पास ये सारी चॉइसेस है सब्जेक्ट्स की, मेडिकल एनाटमी है, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है, बायोफिजिक्स है, मेडिकल फार्माकोलॉजी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपको किस सब्जेक्ट के अंदर क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, रिसर्च वर्क अगर आपको करना है तो आप किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या रिसर्च वर्क कर सकते हो, वो सारा का सारा ब्रोशर के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो नीचे मैं लिंक कर दूँगी ब्रोशर, उसको आप डाउनलोड कर लेना, उसमें सारा दिया हुआ है। जैसे अगर मान लो आप एमएससी मेडिकल एनाटमी में करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप टीचिंग करियर बना सकते हो इन एनाटमी। ठीक है, आप टीचर बन सकते हो। रिसर्च अगर आपको करनी है तो आप साइटोजेनेटिक्स है, न्यूरोबायोलॉजी है, उन सब चीज़ों में रिसर्च कर सकते हो अगर आप एमएससी मेडिकल एनाटमी में कर रहे हो। ठीक है, अगर आप एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में कर रहे हो तो बायोकेम आपको पढ़नी है, मोल बायो पढ़नी है, इम्यूनो पढ़नी है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है। अगर आपको इन सब सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है
तो आप एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हो। ठीक है, ब्रोशर से वो सारा चीज़ देख लेना एंड सेलेक्ट कर लेना कि आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस में आपको प्रेफरेंस रखनी है। सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो जो न्यू दिल्ली है वहाँ पे जो टोटल सीट्स हैं वो 71 है। ये जो सीट्स की मैं बात कर रही हूँ ना, इसमें हम एमएससी नर्सिंग को इंक्लूड नहीं करें, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो हम इंक्लूड क्या कर रहे हैं, एमएससी एंड एम बायोटेक्नोलॉजी, इनको इंक्लूड करके टोटल जो है वो 71 सीट्स हैं, जिसमें से 27 जो हैं वो जनरल की हैं, बाकी की सारी जो हैं वो रिजर्व्ड हैं, जिसमें ओबीसीज को 27%, एससीज को 50% एंड एसटी को 7.5% एंड ईडब्ल्यूएस को 10% की रिजर्वेशन दी जाती है। ठीक है, टोटल 71 है, 27 जनरल है, बाकी सारी रिजर्व्ड है। जोधपुर के अंदर आपको सिर्फ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिकल फिजियोलॉजी ही मिलेगा। टोटल जो सीट्स हैं वो 4 हैं, 3 आपकी जनरल की हो जाती हैं और 1 ओबीसी की होती है। ठीक है, ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर्सेज थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपको एमएससी करनी है लाइफ साइंस में, या फिर आपको एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेज में करनी है, या फिर आपको एमएससी मॉलिक्यूलर मेडिसिन में करनी है, तो आप जेएनयू को कंसिडर कर सकते हो। उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप अपीयर हो सकते हो। अगर आपको एमएससी लाइफ साइंस से करनी है तो उसकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसका मैं बता देती हूँ। 38 जो सीट्स हैं वो टोटल रहती हैं यहाँ पे। अनरिजर्व जो होती हैं वो 15 यानी कि 15 रहती हैं। एससीज की रिजर्वेशन होती है 6 सीट्स की, एसटी 3, पीडब्ल्यूडी 2 सीट्स, ओबीसी की 10 सीट होती हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 4 सीट्स आर देयर। ठीक है, एमएससी लाइफ साइंस की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपको एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेज करनी है तो वहाँ पे टोटल 39 सीट्स होती हैं। सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो लाइफ साइंस से सिमिलर रहता है, बस एक डिफरेंस है कि वहाँ पे 38 थी टोटल, यहाँ पे 39 है टोटल, क्योंकि ओबीसी वहाँ पे 10 थी ना, यहाँ पे 11 है, तो मतलब एक एक्स्ट्रा ओबीसी की सीट होती है एनवायरमेंटल साइंस में। बाकी जो जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारा लाइफ साइंस वाला ही है। ठीक है, अगर आपको एमएससी इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन करना है तो उसके लिए 8 यानी कि 8 टोटल सीट्स होती हैं। 3 अनरिजर्व्ड रहती हैं, एससीज के लिए 1 होती है, एसटी की रिजर्वेशन होती है 1 सीट की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 सीट होती है, ओबीसी के लिए 2 सीट्स होती है। पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन शो नहीं किया हुआ था। तो ये तो लाइफ साइंस की बात हो गई, एनवायरमेंटल साइंसेज की बात हो गई एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन की बात हो गई। अब अगर आपको जेएनयू से ही बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स करनी है तो आप क्या करोगे, पहले होता था जेएनयू CEEB यानी कि कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ये एनटीए कराता था, इसके थ्रू एडमिशन होता था। इसको रिप्लेस कर दिया है GATB यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी ने, जिसे RCB कराता है। ये 2020 से ये चेंज आया है। इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप इस टेस्ट को भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो। आप यहाँ से एमएससी कर सकते हो मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, बायो रिसोर्सेज बायोटेक में, मरीन बायोटेक्नोलॉजी में, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में। इसके अलावा एमएससी बायोटेक्नोलॉजी आपको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जिसमें 30 सीट्स का इंटेक है, वो भी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में जो एडमिशन कराता है वो इसी के बेसिस पे करा रहा है। तो अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी करनी है तो आप GATB यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, इसकी तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। फिर आता है आपका FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका एडमिशन टेस्ट होता है। फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आ जाते हैं, आप एमएससी कर सकते हो फॉरेस्ट्री में, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर आप एमएससी कर सकते हो, सेल्यूलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी में भी आप ऑप्ट कर सकते हो। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो एमएससी फॉरेस्ट्री एंड वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इन तीनों में ही 38 एंड 38 सीट्स होती हैं हर एक में। मतलब एमएससी फॉरेस्ट्री में भी 38, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी 38 एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में भी 38 सीट्स रहती हैं। सेल्यूलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी 20 यानी कि 20 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। अच्छा कोर्स है ये, मतलब ये जो एमएससी जो ये ऑफर कर रहे हैं अच्छे हैं, इनका डेकोरम अच्छा है, करिकुलम बहुत अच्छा है, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है एंड इनका ड्रेस कोड भी होता है एक प्रॉपर डेकोरम के साथ। ये जो है एमएससी आपकी रहेगी, अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। तो ये भी एक अच्छे चॉइस है अगर आप जाना चाहो, एमएससी करना चाहो इन सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ठीक है, फॉरेन नेशनल्स के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन रहती है एक्सेप्ट सेल्यूलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी। बाकी के जो तीनों हैं, फॉरेस्ट्री हो गया, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हो गया, उसमें 2 सीट्स रहती हैं फॉरेन नेशनल्स के लिए। ठीक है, अदरवाइज 38 एंड 20 आपका सेल्यूलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी में सीट्स रहती हैं। तो ये हो गया आपका FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का एडमिशन टेस्ट जो होता है। फिर आता है आपका डुएट यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपको DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी करनी है तो आपको डुएट के लिए अपेयर होना पड़ता है।
ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या आ जाते हैं यहाँ पे, बड़े सारे कोर्सेज हैं जो ये ऑफर करते हैं। एमएससी एंथ्रोपोलॉजी है, फोरेंसिक साइंसेज है, बॉटनी, जुआलॉजी, देन बायोमेडिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स है, एमएससी इन बायोफिजिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, एमएससी इन प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है। ये जो एमएससी बायोफिजिक्स एंड एमएससी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये दोनों, इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। रेगुलर लाइफ साइंस वाली एलिजिबिलिटी नहीं है इसमें, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। इसके अलावा ये जो बायोमेडिकल साइंसेज आपको दिया हुआ है ना, इसका एक एंट्रेंस होता है एमएससी इन बायोमेडिकल साइंसेज एज वेल एज एमएससी पीएचडी कंबाइंड डिग्री के लिए भी वही सेम एंट्रेंस जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो एक ही एंट्रेंस होगा एमएससी या फिर एमएससी पीएचडी कंबाइंड डिग्री इन बायोमेडिकल साइंसेज के लिए। ठीक है, तो ये तो ऑप्शंस हो गए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एमएससी किन किन सब्जेक्ट्स में करने के ऑप्शंस देती है। ठीक है, अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात करें ना, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या कोर्सेज होते हैं जहाँ पे सीट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एंट्रेंस बेस पे भी है, मेरिट बेस पे भी है, यानी मेरिट बेस्ड एडमिशन भी होता है और एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन भी होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के बेसिस पे ही एडमिशन होता है। अगर एमएससी जुआलॉजी की बात करूँ, एमएससी बॉटनी की बात करूँ, तो एंट्रेंस बेस्ड भी आपकी सीट रिजर्व्ड है और मेरिट बेस के ऊपर जो एडमिशन होने हैं उसके लिए भी अलग से सीट रिजर्व्ड हैं। तो अगर ज़ुआलॉजी की मैं बात करूँ, एमएससी ज़ुआलॉजी अगर आपको करनी है तो उसके अंदर 58 जो सीट्स होती हैं वो आपके एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन के लिए होती हैं, कि आपने एंट्रेंस में जो परफॉर्मेंस दिया उसके बेसिस पे आपके 58 इनटेक्स रहेंगे, जिसमें से 23 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहती हैं सीट्स, ओबीसीज के लिए 16 यानी कि 16, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6 जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड रहती हैं। अगर मेरिट बेस का देखना है तो उसमें भी 58 रहती हैं और सीट डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है। ठीक है, तो 58 आपकी एंट्रेंस बेस हो गई और 58 आपकी मेरिट बेस हो गई। सिमिलरली जो एमएससी बॉटनी अगर आपको करनी है तो उसमें भी 49 सीट्स जो होती हैं वो एंट्रेंस बेसिस पे भरी जाती हैं, उसमें से 20 जो हैं वो अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी को ऑफर की जाती हैं। इसके अलावा जो बाकी हैं वो सारी की सारी रिजर्व्ड होती हैं। तो इस तरीके से करके इनकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जेनेटिक्स में सीट्स कम है, फोरेंसिक साइंसेज में भी ठीक ठाक है, इतनी है, जैसे 46 टोटल है फोरेंसिक साइंस में, जेनेटिक्स में 12 टोटल है। तो इस तरह से करके आपको डिफरेंट डिफरेंट जो आपको इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में, आप वो लिखो, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करो। जैसे आपको एमएससी ज़ुआलॉजी करनी है तो आपको उसके डिपार्टमेंट के अंदर जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करनी है सिंपली, और उसके अंदर आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा कि कितनी सीट्स कौन सा जो सब्जेक्ट है उसके अंदर रिजर्व्ड हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डुएट के बारे में। फिर आता है आपका BHU PET यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप ये वाला एंट्रेंस टेस्ट कंसिडर करते हो तो आप एमएससी किस सब्जेक्ट के अंदर कर सकते हो, आप जुआलॉजी कंसिडर कर सकते हो, बॉटनी है, बायोकेमिस्ट्री है, ये ऑफर करते हैं, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स है, अगर आपने स्टैट्स पढ़ी है ग्रेजुएशन में तो आप हेल्थ स्टैट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एनवायरमेंटल साइंसेज है यहाँ पे एज एन ऑप्शन। फिर आता है आपका अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस है, प्लांट बायोटेक है, एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी है जो कि अच्छा सब्जेक्ट है। सीट अगर डिस्ट्रीब्यूशन में बात करूँ तो एमएससी ज़ुआलॉजी जो है उसके लिए 64 सीट्स अवेलेबल हैं। सिमिलर जो नंबर है वो बॉटनी के लिए है 64, बायोकेमिस्ट्री की 27 सीट्स हैं, हेल्थ स्टैट्स की 20 हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज की 10 to 40 हैं, यानी कि कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 40, ये इनका रहता है रेशियो। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी सिमिलर 10 to 40 एंड सिमिलर फॉर फोरेंसिक साइंसेज 10 to 40। प्लांट बायोटेक के लिए आपका 20 to 37 रहता है। एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए आपकी 30 सीट्स जो हैं वो यहाँ पे रिजर्व्ड रहती हैं, मतलब 30 सीट्स जो हैं वो आपको एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका BHU PET का। फिर आता है आपका CU सेट यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टिसिपेट करती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टिसिपेट करती है। ये एक एग्ज़ाम होगा और इसके एग्ज़ाम के जो आपका स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आपकी कुछ 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एडमिशन लेंगे आपका, एंड 4 जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ का नंबर है तो चांसेस हैं कि इसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, गुजरात है, तमिलनाडु है। ठीक है, तो अच्छा खासा नंबर है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे वो एमएससी लाइफ साइंसेज भी है, ज़ुआलॉजी है, बॉटनी है, बायोकेमिस्ट्री है, जीनोमिक साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी है, लाइफ साइंस बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी है, ह्यूमन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बायो साइंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स,
बायो इन्फॉर्मेटिक्स अलग से भी है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ये सारा है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेती है। जैसे कि आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, तो जूलॉजी वहाँ पे ऑफर होता है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, लाइफ साइंस इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बॉटनी है, ह्यूमन जेनेटिक्स है वहाँ पे, मॉलिक्यूलर मेडिसिन है, तो ये सारे हैं। जैसे राजस्थान वाले की अगर मैं बात करूँ तो वो बायोटेक भी ऑफर कर रहा है। तमिलनाडु वाली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो हॉर्टिकल्चर भी ऑफर कर रहा है। तो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। टोटल यहाँ पे 14+4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज़, 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी चॉइस है। तो ये जितने भी हमने एग्जामिनेशंस अभी तक डिस्कस करे हैं, ये अच्छी चॉइस है, आप इनके लिए अपीयर हो सकते हो नेक्स्ट जो सेशन है उसके अंदर। अब आपको क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अपीयर तो हमें होना है, बट इनके जो फॉर्म है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो कब निकलेंगे, कब ख़त्म होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा, हमें प्रिपेयर कैसे करना है, तो वो चीज़ भी एक बार देख लेते हैं। तो इसको शुरू CU सेट से ही कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो CU सेट का है वो स्टार्ट होता है मार्च के मिड में, एंड हो जाता है अप्रैल के मिड में, यानी आपको 1 महीना जो है वो आराम से मिल जाता है। उसमें आप जो है फॉर्म भर सकते हो। अलर्ट रहना, मार्च मिड में मोस्टली जो फॉर्म है वो मार्च में निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, कौन सा फॉर्म निकल रहा है, कब निकल रहा है, भरना है उसको, 1 महीना आपको दिया जाता है, आराम से आप उसको फिल कर सकते हो। इसका जो एग्ज़ाम है CU सेट का वो आपका मई एंड में करा देते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशंस रहती हैं तो। इसके अलावा जो इसका फॉर्म है वो जनरल कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी के लिए 800 का है, SC या ST कैटेगरीज़ के लिए आपका 350 का है, PWD से ये कोई भी चार्ज नहीं लेते। ठीक है, ये CU सेट का हो गया। इसके बाद आते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पे। इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 2 फेजेज़ में होता है, एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, एक फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है वो आपका दिसंबर मिड से शुरू होगा और जनवरी एंड में जाके ख़त्म हो जाता है। वो ड्यूरेशन आपको दी जाती है, 1.5 महीने के करीब आपको टाइम दिया जाता है। आप उस दौरान जो है वो बेसिक रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसमें देखा जाता है कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल है या वो रिजेक्टेबल है। अगर वो रिजेक्ट होता है तो आप उसमें करेक्शन करते हो, आप उसको फाइनल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अच्छे से भरना है। ठीक है, तो मतलब एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होती है, फिर उसके बाद आप इसकी करेक्शंस करते हो, एक फाइनल रजिस्ट्रेशन होती है जो कि मार्च के मिड से लेके अप्रैल के मिड का आपको टाइम दिया जाता है फाइनल रजिस्ट्रेशन का। उस 1 महीने के टाइम के अंदर आपको फाइनली रजिस्टर करना होता है एम्स के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम जो होता है वो इसका जुलाई में होता है, जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत ही लेट होता है इसका एग्ज़ाम। उसके अलावा यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी होती है उसको 1500 पे करने होते हैं, OBC को भी 1500 पे करने होते हैं फॉर्म के लिए। PWBD यानी कि जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ होते हैं, PWBD, इनको कुछ भी पे नहीं करना होता है यहाँ पर भी। SC ST एंड EWS कैटेगरी जो होती है उनको 1200 पे करना होता है। ठीक है, फॉर्म के लिए। इसके बाद बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में। JNU जो होता है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा, एकदम ही स्टार्टिंग में, और मार्च के एंड तक वो ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ड्यूरेशन है इसके आसपास इसका फॉर्म निकलेगा, मार्च के स्टार्टिंग के आसपास निकलेगा, एंड मार्च एंड या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में वो जो ड्यूरेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको उसी ड्यूरेशन के अंदर इसका जो फॉर्म है उसको फिल करना है। एग्ज़ाम आपका मई के मिड में हो सकता है। ठीक है, मई मिड में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा JNU का। इसके बाद आता है आपका डुएट। डुएट की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो सकती है अप्रैल या मई में, ख़त्म हो सकती है, अगर अप्रैल में स्टार्ट हो रही है तो मई में ख़त्म हो जाएगी, मई में स्टार्ट हो रही है तो जून में ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आपको 1 महीने का टाइम ये भी देंगे। ठीक है, तो अप्रैल या मई में आ जाएंगे इसके फॉर्म डुएट के, और ख़त्म हो जाएगी वो रजिस्ट्रेशन की जो ड्यूरेशन रहती है, लास्ट डेट रहती है, वो आपकी मई या जून की अनाउंस कर दी जाएगी। इसके बाद जो एग्ज़ाम होता है वो या तो मिड ऑफ जून में होगा या फिर वो जुलाई की फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन के दौरान ये अपना एग्ज़ाम करवा लेते हैं डुएट वाले, मतलब DU वाले डुएट जो है वो कंडक्ट करा लेते हैं मिड ऑफ जून से जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर। इसके बाद यहाँ पे क्या कॉस्ट रहती है, जनरल और OBC कैटेगरी जो होती है उसके लिए 750 का फॉर्म होता है। SC ST PWBD एंड EWS जो कैटेगरी होती है उनको 300 पे करने होते हैं। ठीक है, ये चार्जेस है। अब बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी PET यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, BHU PET जिसे हम कहते हैं। इसके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा जल्दी शुरू हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जामिनेशंस। जनवरी एंड से शुरू हो जाएगा इसका नोटिफिकेशन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आता है कि फॉर्म आउट हो गया है वो जनवरी एंड तक आ जाएगा। फेब्रवरी एंड तक आपको उसको फिल करके सबमिट करना है। ठीक है, तो 1 महीने की ड्यूरेशन ये भी आपको दे रहे हैं। जनवरी एंड से शुरू होगा, फेब्रवरी एंड अप्रॉक्सीमेटली फेब्रवरी एंड तक आपको उसको भर के फिल करना है। ठीक है,
एग्ज़ाम जो कंडक्ट करेंगे वो अप्रैल एंड से लेकर मई एंड तक कर सकते हैं। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको पीईटी के अंदर ही 2 एग्ज़ाम्स के लिए बैठना है। तो जो पहला एग्ज़ाम है जिसका आप फॉर्म भरने वाले हो, तो एक एग्ज़ाम का अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको जनरल कैटेगरी या ओबीसी से आप अगर बिलॉन्ग करते हो तो आपको 600 पे करना है। एससी या एसटी या पीडब्ल्यूडी ये वाली कैटेगरी आपकी है तो 300 पे करना है। लेकिन अगर आप सेकंड कोई एग्ज़ाम है उसके लिए भी बैठना चाहते हो तो आपको अब 600 नहीं पे करने हैं, अब आपको 400 पे करने हैं अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हैं। 200 आपको पे करने हैं अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आप किस एंट्रेंस के बेसिस पर कौन से सब्जेक्ट में एमएससी कर सकते हो। इसके अलावा सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देखी, देन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होता है एंड कब एंड होता है, एग्ज़ाम कब कंडक्ट होता है एंड फॉर्म की कॉस्ट क्या रहती है फॉर विच कैटेगरी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी टू चूज़ बेटर ऑप्शंस एंड अपनी एनर्जी को कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है वो सब भी आप इसके बेसिस पर अपना बेटर डिसाइड कर पाएंगे, है ना। सो थैंक यू एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना फॉर श्योर। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड पेपर सोल्यूशंस भी एडेड हैं यहाँ पे, डू चेक देम आउट। थैंक्स अगेन एंड बाय, टेक केयर।